हेलो एवरीवन, आप सभी का लुसेंट हिस्ट्री के लेक्चर नंबर 4 में स्वागत है। दोस्तों, लेक्चर नंबर 4 में हम वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। हमारे चैनल में प्लेलिस्ट बना हुआ है लुसेंट हिस्ट्री का, जिसमें हमने अभी तक लेक्चर 1, लेक्चर 2 और लेक्चर 3 को अपलोड कर चुके हैं। ठीक है, जिसमें हमने लेक्चर 1 में बहुत ही अच्छे से बताया है प्राचीन भारत के बारे में। ठीक है, प्राचीन भारत के बारे में। लेक्चर 2 में हमने बताया है विदेशी यात्री के बारे में। ठीक है, कि कौन कहाँ से आया था, किस राजा के समय में आया था, कौन सी पुस्तक लिखा था। ठीक है, उसके बाद हमने लेक्चर 2 में ही कवर किया है बौद्ध। ठीक है, बौद्ध, जैन और अन्य साहित्य के बारे में। ठीक है, बौद्ध, जैन और अन्य साहित्य के बारे में हमने लेक्चर 2 में कवर किया हुआ है। उसके बाद लेक्चर 3 में हमने सिंधु सभ्यता के बारे में बहुत ही डिटेल से कवर किया हुआ है। ठीक है, सिंधु सभ्यता के बारे में। ठीक है, तो अगर आपको ये तीनों वीडियो देखना हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद हमारे आप प्लेलिस्ट में जाइए, उसमें आपको लुसेंट हिस्ट्री हिंदी नाम से प्लेलिस्ट मिलेगा, उसमें आप जाइएगा। ठीक है, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 को देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप इस लेक्चर पे आएंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि हम कैसे पढ़ाते हैं, कैसे क्या बताते हैं। ठीक है, चलिए, अगर आप ये चीज़ सब कुछ कर चुके हो तो चलिए हम आपको ले चलते हैं लेक्चर नंबर 4 को शुरू करते हुए। ठीक है, वैदिक सभ्यता पे चलिए। की शुरुआत होती है कब? शुरुआत होती है जब हमारे देश में आर्य आ जाते हैं। ठीक है, आर्य कब आते हैं हमारे देश में? 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व के मध्य में। ठीक है, जब वो आते हैं तो फिर यहाँ पे देखिए शुरू होता है वैदिक सभ्यता। ठीक है, वैदिक काल का विभाजन दो भागों, एक तो ऋग्वैदिक काल जो कि 1500 से 1000 ईसा पूर्व। ठीक है, और दूसरा है उत्तर वैदिक काल जो है 1000 से 600 ईसा पूर्व के बीच में। ठीक है, तो ये हो गया वैदिक काल और हो गया उत्तर वैदिक काल। ठीक है, ये बस जानना है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखिए आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे। ठीक है, ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद है मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना है। ठीक है, मध्य एशिया। तो यहाँ से दोस्तों एग्जाम में बहुत बार प्रश्न आता है कि आर्यों का मूल निवास स्थान क्या है। ठीक है, तो वहाँ पे ऑप्शन रहेगा कि मध्य एशिया है। ठीक है, पूर्व एशिया है, पश्चिम एशिया है, दक्षिण एशिया है, तो उसमें क्या होगा? मध्य एशिया। ठीक है, सही उत्तर क्या होगा? मध्य एशिया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मैक्स मूलर ने, ठीक है, और उसके बाद ये आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। ठीक है, ये कोई बात नहीं, यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है, ये दोस्तों इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो वैदिक सभ्यता थी वो ग्रामीण थी कि शहरी थी, या फिर अर्ध शहरी या फिर अर्ध ग्रामीण। ठीक है, तो अगर ऑप्शन में आ जाए ग्रामीण, शहरी, अर्ध ग्रामीण, अर्ध शहरी, तो क्या होगा? ग्रामीण। ठीक है, गाँव वाली सभ्यता थी वैदिक सभ्यता। इससे पहले हम लोग पढ़े हैं सिंधु सभ्यता। ठीक है, सिंधु सभ्यता क्या थी? वो थी नगरीय सभ्यता। ठीक है, यानी कि शहर वाला। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे क्या लिखा है? उसके बाद आर्यों की भाषा संस्कृत थी। ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन हो जाता है ना। ठीक है, अगर एग्जाम में आए कि आर्यों की भाषा कौन सी थी, हिंदी, इंग्लिश, कोई भी और दे दे, यूनानी, संस्कृत, तो होगा ऑप्शन सही संस्कृत। ठीक है, आर्यों की भाषा थी संस्कृत। उसके बाद नोट में क्या दिया है? आर्य शब्द भाषा समूह को इंगित करता है। ठीक है, आर्य समूह जो है भाषा को इंगित करता है। तो अगर आ जाएगा आर्य कि आर्य किस को इंगित करता है, तो ऑप्शन में कहीं रहेगा निवासी है, या फिर कोई जाति वो, या फिर धर्म, या फिर भाषा, तो क्या होगा? भाषा। ठीक है, आर्य जो शब्द है वो भाषा समूह को इंगित कर रहा है। ठीक है, चलिए, उसके बाद आर्यों के प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम से इन 5 भागों में बटा था: कुल, ग्राम, विश्व, जन, राष्ट्र। ठीक है, देखिए यहाँ से दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन आपको बन सकता है जो कि आपके एग्जाम के लिए, वनडे एग्जाम के लिए टफ क्वेश्चन माना जाएगा। वो ऐसे प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि आर्यों की सबसे छोटी इकाई कौन सी थी। ठीक है, तो आपके ऑप्शन में रहेगा कुल, ग्राम, विश्व और जन। ठीक है, तो सबसे छोटी क्या थी? कुल। मतलब आप समझ रहे चीज़ क्या है? जैसे आज के प्रेजेंट टाइम में कुल मतलब गांव। ठीक है, मतलब कुल मतलब एक परिवार। ठीक है, उसके बाद गांव। विश्व मतलब प्रेजेंट टाइम का जो आज के समय में जिला होता है, जिला। ठीक है, जन मतलब प्रदेश। राष्ट्र मतलब भारत। यानी कि उस समय जैसे राष्ट्र को, जैसे आज आप बोलते हैं ना कि भारत में रहते हैं, तो वैसे ही राष्ट्र का नाम होता था। और जन मतलब कौन से प्रदेश में रहते थे। विश्व मतलब कौन से जिले में रहते हो। ठीक है, ग्राम मतलब कौन से गांव में रहते हो। कुल मतलब कौन से परिवार से हो। ठीक है, तो एग्जाम में अगर आ जाए आपके कि आर्यों की जो है सबसे छोटी इकाई कौन थी, और ऑप्शन में है कुल, ग्राम, विश्व, जन, तो क्या होगा सही? कुल।
ठीक है। या फिर ये पूछ दे कि सबसे बड़ी इकाई क्या थी और ऑप्शन में रहे ग्राम, विश्व, जन, राष्ट्र, तो सही क्या होगा? राष्ट्र। ठीक है, सबसे बड़ी इकाई राष्ट्र, सबसे छोटी इकाई कुल। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपके अगर पेपर अगर लास्ट वाले फेज में है, ठीक है, तो फिर ऐसे टफ क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, चलिए, ग्राम के मुखिया ग्रामीणी कहलाते, ठीक है, और विश्व का प्रधान विश्वपति, और जन के शासन जो जन के शासक थे वो राजन कहलाते थे। ठीक है, तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि जो भी ये मतलब कहला रहे हैं उसमें ही उनका नाम छिपा हुआ है। ठीक है, चलिए, अब यहाँ पे क्या है, राज्याधिकारियों में पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख थे। ठीक है, ये हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। वशिष्ठ रूढ़िवादी एवं विश्वामित्र उदारवादी पुरोहित थे। ठीक है, तो ये भी बस जानने के लिए इम्पोर्टेंट है कि जो वशिष्ठ मुनि थे वो थे रूढ़िवादी, यानी कि पुरानी विचारधारा को फॉलो करने वाले, और जो विश्वामित्र थे वो थे उदार। ठीक है, वो उनमें मतलब बदलाव का गुण था। ठीक है, और जो वशिष्ठ थे ये एक तरह से हठी स्वभाव के थे। ठीक है, ये बस जानने के लिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद अगला लाइन में क्या कह रहा है, सूत, रथकार व कम्मादी नामक अधिकारी रत्नी कहे जाते थे। ठीक है, इनकी संख्या राजा सहित करीब 12 हुआ करती थी। ठीक है, करीब 12। तो एग्जाम में अगर आपको क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, कि जो रत्नी नाम के अधिकारी थे उनकी मैक्सिमम संख्या कितनी होती थी, ठीक है, 10, 11, 12, 14, तो क्या होगा 12। ठीक है, 12, ये यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ से ऐसे बन सकता है। ठीक है, चलिए, उसके बाद पुरूप, ठीक है, पुरूप को बोलते हैं दुर्गपति, स्पष्ट को बोलते हैं जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर। ठीक है, तो आपके एग्जाम में यहाँ से ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि जनता की ये आ सकता है ऐसे कि वैदिक काल में जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर को क्या कहते थे। ठीक है, आपके ऑप्शन में आ जाएगा रत्नी, पूरब, स्पष्ट, उग्र। ठीक है, तो सही उत्तर क्या होगा उसका? सही टिक आप लगाइएगा किस पे? स्पष्ट पे, यानी कि वैदिक काल में जो गुप्तचर होते थे उनको हम लोग स्पष्ट बोलते थे। ठीक है, स्पष्ट, तो ये ध्यान रहे। ठीक है, उसके बाद ऐसे ही क्वेश्चन इस पे भी बन सकता है, दुर्गपति पे भी। ठीक है, कि वैदिक काल में दुर्गपति को क्या कहा जाता था, और ऑप्शन मान लीजिए रत्नी डाल दे, पूरब डाल दे, स्पष्ट डाल दे, वाजपति, या फिर ये सब डाल दे, तो आपको ध्यान देना है कि दुर्गपति, ठीक है, दुर्गपति को पूरब बोलते थे। ठीक है, चलिए, उसके बाद अगला क्या है, वाजपति। ठीक है, गोचर भूमि का अधिकारी होता था। ठीक है, तो वैसे जैसे यहाँ पे मैंने बताया कि जैसे प्रश्न बन सकते हैं, वैसे ही यहाँ पे भी प्रश्न बन सकते हैं कि गोचर भूमि का अधिकारी क्या कौन होता था? वो होता था वाजपति। ठीक है, वाजपति। उसके बाद है उग्र, अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। ठीक है, अब सोच लीजिए उग्र। ठीक है, उग्र को बोलते थे कौन? जो अधिकारियों को पकड़ने का, अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। उसके बाद है भागदूह, भागदूह। ठीक है, राजस्व कर एकत्र करने वाला अधिकारी। ठीक है, राजस्व जो इकट्ठा करता था वैदिक काल में उसको कौन सा बोला जाता था नाम? भागदूह। ठीक है, भागदूह। ठीक है, तो यहाँ पे आप जान सकते हो, ये दो थोड़ा है यहाँ पे ट्रिक है। ठीक है, कि राजस्व एकत्र यानी कि कर इकट्ठा करने वाला। ठीक है, भागदूह। ठीक है, दूह मतलब दूह देता था, समझ रहे हैं आप? मतलब कि हमारी भाषा में बोलते हैं कि चूस लेता था वो पूरा। ठीक है, पैसा पैसा जो है लोगों से चूस के कर के रूप में लेके जाके राजा लोगों को देता था। ठीक है, तो ये इसके नाम में ही थोड़ा सा वो फील आ जा रहा है कि भागदूह, राजस्व एकत्र करने वाला। उग्र, देखिए यहाँ पे ट्रिक क्या है कि अपराधियों को पकड़ने वाला। ठीक है, अब जो उग्र रहेगा यानी कि मतलब एक एक्टिव जो रहेगा पूरा, वही तो पकड़ पाएगा। ठीक है, तो यहाँ से थोड़ा सा ट्रिक है ये। बाकी आप यहाँ से है ये चीज़ याद कर सकते हो। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, दिशा दिया है और उत्तर वैदिक शब्द दिया हुआ है और राजा का नाम दिया हुआ है। ये चार्ट आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, आप इसको बस ऐसे ही पढ़ सकते हो कि क्या क्या लिखा है यहाँ पे, बट एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नोट पे। ऋग्वेद में किसी तरह के न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं था। ठीक है, ये वनडे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, उसके बाद सभा एवं समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। ठीक है, सभा और समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। सभा श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोगों की संस्था थी, जबकि समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। ठीक है, ये वनडे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। हाँ, फिर यहाँ पे वनडे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट ये प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि
वैदिक काल में सभा और समिति का जो अध्यक्ष होता था उसे क्या कहा जाता था, ठीक है। तो वहाँ पर भी यही, जैसे उग्र डाल देगा, भागदू डाल देगा, ठीक है, गविष्ठ मतलब कुछ भी डाल सकता है, और फिर एक ऑप्शन ईशान डाल देगा। तो आपको ध्यान देना है, ठीक है, कि सभा और जो समिति होती थी, ठीक है, उसके जो अध्यक्ष होते थे उसे ईशान कहा जाता था, ठीक है। सभा और समिति जैसे आज के टाइम में, प्रेजेंट टाइम में हमारे पार्लियामेंट में लोकसभा और राज्यसभा है ना, ठीक है, और उनके एक सम्मिलित हमारे रूप में एक अध्यक्ष होते हैं, स्पीकर, ठीक है। तो उनको हम लोग आज के समय में स्पीकर या अध्यक्ष बोलते हैं। तो वैसे ही उस समय के एक सभा और समिति थी, ठीक है, और उसके अध्यक्ष थे जो, उसको उनको कहा जाता था ईशान, ठीक है, ईशान, ठीक है। चलिए ये आप याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्त्रियां सभा एवं समिति में भाग ले सकती थी, ठीक है। फिर ये वनडे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंस नहीं है इस लाइन का, ठीक है। युद्ध में कबीले का नेतृत्व राजा करता था। युद्ध के लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग किया गया है जिसका अर्थ है गायों की खोज, ठीक है। तो ये लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, कि वैदिक काल में युद्ध के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक है। कई शब्द रहेंगे, उसमें से ध्यान देना है गविष्ठ, ठीक है, गविष्टि, ठीक है। गविष्टि मतलब होता क्या है, होता है गायों की खोज, ठीक है। उस समय युद्ध ही इसीलिए होता था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मतलब युद्ध लड़ेंगे, जीतेंगे, और उस एरिया की जितनी गाय होंगी वो हमारी हो जाएंगी, ठीक है। तो सिर्फ गाय के लिए युद्ध होता था, तो उसको गाय की खोज गविष्टि कहा जाता था। चलिए फिर देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट लाइन आता है ये वाला, 10 राग युद्ध यानी कि 10 राजाओं का युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि कौन से मंडल में है, ठीक है, बट हाँ यहाँ से आपको क्वेश्चन बन सकता है कि यह युद्ध पारुसड़ी यानी कि प्रेजेंट टाइम की जो रावी नदी है उसके तट पर सुदास एवं 10 जनों यानी कि 10 राजाओं के बीच लड़ा गया था, ठीक है। तो बस आपको यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट याद है, मतलब एग्जाम के लिए ये मतलब रखना है याद कि युद्ध जो हुआ था ये पारुसड़ी यानी कि रावी नदी के तट पर हुआ था, ठीक है। तो क्वेश्चन अगर आ जाए कि 10 राग युद्ध कौन सी नदी के किनारे हुआ था, तो वो हुआ था पारुसड़ी यानी कि रावी नदी के, ठीक है। उसके बाद जिसमें सुदास विजयी हुआ था, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे चार्ट जो हमने पहले भी वीडियो में कवर किया हुआ है कि कितने उपनिषद अपने वहाँ टोटल है 108, और महापुराण कितने हैं वो है टोटल 18, वेदांग कितने हैं टोटल वो है 6, ठीक है। तो ये आप ये याद रखिएगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चार्ट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद वह ऋग्वैदिक समाज 4 वर्णों में विभक्त था। ये वर्ण थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यह विभाजन व्यवसाय पर आधारित था, ठीक है। किस पे आधारित था, व्यवसाय पर। ऐसा नहीं है कि जन्म पे चाहे कर्म पे, ठीक है। आपको ध्यान देना है, ये ऑप्शन में अगर रहेगा कि वैदिक समाज में, ठीक है, जो वर्ण का विभाजन था वो किस आधार पे था, ठीक है। ऑप्शन में दे दे जन्म के आधार पे, कर्म के आधार पर, व्यवसाय के आधार पे, या फिर रंग के आधार पे, ठीक है। तो ध्यान देना है कौन सा होगा, व्यवसाय के आधार पे, ठीक है। उसके बाद चलते हैं, ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चतुर्वर्णों का उल्लेख मिलता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा कि ऋग्वेद के कौन से मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन है, तो वो होगा 10वें मंडल में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि यहीं से हमारे समाज में विभेदन शुरू होते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के, ठीक है। तो इसलिए ये जो मंडल है इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में है पुरुष सूक्त के बारे में, ठीक है। उसके बाद इसमें कहा गया है कि ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से, क्षत्रिय उनकी भुजाओं से, वैश्य उनकी जांघों से एवं शूद्र उनके पैरों से उत्पन्न हुए हैं। तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन हाँ आपको एज ए नॉलेज जरूर इसको जानना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आर्यों का समाज पितृ प्रधान था, ठीक है, पितृ प्रधान था आर्यों का समाज, ठीक है। आर्यों का समाज कौन सा था, पितृ प्रधान, ठीक है। उसके बाद समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी जिसका मुखिया पिता होता था जिसे कुलप कहा जाता था, ठीक है। तो ये बस जानकारी के लिए आपको पता होना चाहिए, एग्जाम इसमें से कुछ भी आने वाला नहीं है। स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग ले सकती थीं, वनडे एग्जाम के लिए नो इम्पोर्टेंस, ठीक है। बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था, ठीक है। फिर से ये वनडे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये जो तीनों लाइन है ये यूपीएससी, यूपीपीसीएस ऐसे एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। चलिए उसके बाद विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई यानी कि देवर से विवाह कर सकती थी, ये भी वनडे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थीं, उसका एग्जाम्पल बता रहा है कि ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा, सिकता, अपाला एवं विश्वास जैसी विदुषी स्त्रियों का वर्णन है, ठीक है। तो ये स्त्रियों का नाम लिखा है जो कि बता रहा है कि
उस समय ऋग्वेद में इस नाम की महिला थी जो कि विदुषी यानी कि विद्वान थी। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि शिक्षा ग्रहण करती थी उसमें महिलाएं। फिर ये लाइन आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, कि याज्ञवल्क्य, ठीक है, याज्ञवल्क्य को वाद विवाद की चुनौती दी थी कौन? गार्गी ने। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि याज्ञवल्क्य को वाद विवाद की चुनौती किसने दी थी? ठीक है, तो ऑप्शन में रहेगा घोषा, विश्वास, अपाला, गार्गी। तो सही उत्तर क्या होगा? गार्गी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप याद रखिएगा। उसके बाद दोस्तों ये देखिए, यहाँ पे ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चार्ट है। ठीक है, यहाँ से एग्जामों में क्वेश्चन भर भर के आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे दिया है दर्शन और उसके प्रवर्तक कौन है, उसका नाम दिया हुआ है उनका। तो देखते हैं सबसे पहले चार्वाक दर्शन। ठीक है, चार्वाक के तो नाम सेम सेम है, तो ये तो आसान है। उसके बाद योग के आपने बहुत से सुने होंगे कि महर्षि पतंजलि जी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे है सांख्य दर्शन। ठीक है, सांख्य, तो इसके प्रवर्तक है कपिल। न्याय, न्याय के कौन है प्रवर्तक? वो है गौतम जी। पूर्व मीमांसा, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है एग्जाम में, पूर्व मीमांसा, पूर्व मीमांसा। ठीक है, तो इसके कौन है? इसके प्रवर्तक है जैमिनी। ठीक है, पूर्व मीमांसा के जैमिनी। और वहीं पे जस्ट उसी के जैसा है उत्तर मीमांसा, तो उसके कौन है? उसके हैं बादरायण, बादरायण। उसके बाद है वैशेषिक दर्शन। ठीक है, उसके कौन है? वो है कणाद। ठीक है, तो ये जो दोस्तों चार्ट है, ठीक है, इसमें से चार्वाक आप छोड़ सकते हैं, योग छोड़ सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद ये जो बाकी है सांख्य, न्याय, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, वैशेषिक, ये आपको एकदम अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, आप इसको याद अच्छे से कर लीजिए। ठीक है, सांख्य के लिए कपिल, न्याय के लिए है गौतम, पूर्व मीमांसा और के लिए जैमिनी, उत्तर मीमांसा के लिए बादरायण, वैशेषिक के लिए कणाद। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये पांचों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजू कहा जाता था। ये भी इंपॉर्टेंट लाइन हो जाता है। ठीक है, जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता है? तो वो कहा जाता है अमाजू। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। उसके बाद जीविकापार्जन के लिए वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक उपाध्याय कहलाता था। ठीक है, तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, उसके बाद आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था। ये भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। यह वनस्पति से बनाया जाता था। आर्य मुख्यतः 3 प्रकार की वस्तुओं का उपयोग करते थे। पहला वास, फिर अधिवास, उसके बाद उषडीस। ठीक है, ये भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, अंदर पहनने वाले कपड़े को नीवी कहा जाता था। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद आर्यों के मनोरंजन के मुख्य साधन थे संगीत, रथ दौड़, घुड़दौड़ एवं धूत क्रीड़ा। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, आर्यों का मुख्य व्यवसाय था पशुपालन एवं कृषि। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये आप चाहो तो ये माइंड में अपने रख सकते हो कि उनका जो मुख्य व्यवसाय था वो था पशुपालन एवं कृषि। ठीक है, क्या था? पशुपालन और कृषि। उसके बाद महर्षि कणाद। ठीक है, आपको नाम अभी ऊपर मैं बताया हूँ ना कि इन्होंने कौन सा लिखा था। इन्होंने लिखा है यहाँ पे वैशेषिक जो दर्शन है उन्होंने यही लिखा है, महर्षि कणाद ने। ठीक है, महर्षि कणाद को भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा गया है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो वैशेषिक जो दर्शन है, ठीक है, वैशेषिक जो दर्शन है, इसी में पदार्थ के बारे में, ठीक है, अणु के बारे में और परमाणु के बारे में सबसे पहले बताया गया है। ठीक है, बहुत ही सूक्ष्म तरीके से। ठीक है, तो यही वजह है कि महर्षि कणाद को भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा गया है। ठीक है, तो इसीलिए वो जो है आपका दर्शन है इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, वैशेषिक कणाद। ठीक है, जो कि मैंने आपको बताया था कि वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद गाय को अधन्या, ठीक है, अघन्या, ये और धन नहीं है, अघन्या है, यानी कि न मारे जाने योग्य पशु की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, गाय की हत्या करने वाले या फिर उसे घायल करने वाले के लिए वेदों में मृत्युदंड अथवा देश से निकाले जाने की व्यवस्था की गई है। ठीक है, तो ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आपको ये जानना है, ठीक है, कि वैदिक काल में गाय को क्या कहा गया है। ठीक है, उसमें आपको 3-4 वर्ड दे देगा, उसमें एक जगह रहेगा अघन्या, तो यही सही उत्तर होगा। ठीक है, गायों को क्या कहा गया है? अघन्या, यानी कि न मारे जाने योग्य पशु। ठीक है, उसके बाद आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा एवं सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे।
ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि आर्यों के प्रिय पशु थे घोड़ा। ठीक है, कई पशु का नाम दे देगा, आपको ध्यान देना है कि कौन सा है, वो है घोड़ा। ठीक है, घोड़ा वो प्रिय पशु था। उसके बाद सर्वाधिक प्रिय देवता कौन थे, वो थे इंद्र। यहाँ भी क्वेश्चन बन सकता है कि आर्यों के सबसे प्रिय देवता कौन से थे। ठीक है, कई देवता का नाम दे देगा, आपको याद रखना है वो है इंद्र। ठीक है, चलिए फिर आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी। ठीक है, लोहा जिसे श्याम अयस्क कहा जाता था, तांबे को लोहित अयस्क कहा जाता था। ठीक है, ये जो पहला लाइन है, आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, एग्जाम में प्रश्न आ सकता है कि आर्यों द्वारा खोजी गई पहली धातु कौन सी थी। ठीक है, लोहा, तांबा, पीतल, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है कि लोहा है। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ऋग्वैदिक कालीन नदियाँ। ठीक है, उनके जो है यहाँ पे प्राचीन नाम दिए हुए हैं, और ये जो प्रेजेंट टाइम में हम जो अभी जानते हैं वो नाम है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं लाइन बाय लाइन कौन कौन सी नदी के बारे में बात हो रही है। ये देखिए कुरुभ्र। ठीक है, जो कि प्रेजेंट टाइम में कुर्रम नाम से है। ठीक है, उसके बाद ये है कुभा, जो कि प्रेजेंट टाइम में काबुल नाम से है। उसके बाद है वितस्ता, जो कि प्रेजेंट टाइम में झेलम नाम है उसका। उसके बाद है आस्किनी, प्रेजेंट टाइम में चिनाब नाम है उसका। फिर है पारू सरड़ी। ठीक है, जिसका प्रेजेंट टाइम में रावी नाम है। ठीक है, जिसके बारे में अभी हम लोग पीछे पढ़े हैं कि इसी नदी के किनारे 10 राजन का युद्ध हुआ था। ठीक है, 10 राग युद्ध। ठीक है, पारू सरड़ी नदी के किनारे यानी कि रावी नदी के किनारे। उसके बाद है सतुद्री, यानी कि प्रेजेंट टाइम में सतलज नदी। उसके बाद है विपाशा, प्रेजेंट टाइम की ब्यास नदी। उसके बाद है सदा नीरा, यानी कि प्रेजेंट टाइम की जो है गंडक नदी। उसके बाद है दृष्ट धत्ती, यानी कि प्रेजेंट टाइम की घग्घर। उसके बाद है गोमती, प्रेजेंट टाइम की गोमल। ठीक है, उसके बाद है सुवस्तु, यानी कि प्रेजेंट टाइम की स्वात नदी। तो इतने नदी के नाम जो है वो प्राचीन नाम, उसी को प्रेजेंट नाम ये दिया जा रहा है। तो इसमें से आपको कौन सा याद रखना है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, क्योंकि सब याद नहीं करना है आपको बस ध्यान देना है वितस्ता पे। ठीक है, जो कि प्रेजेंट टाइम में झेलम है। उसके बाद आपको आस्कनी पे ध्यान देना है, जो प्रेजेंट टाइम में चिनाब है। परुसड़ी पे ध्यान देना है, जो प्रेजेंट टाइम में रावी है। उसके बाद सतुद्री, जो कि प्रेजेंट टाइम में सतलज है। ठीक है, उसके बाद बिपाशा, जो है प्रेजेंट टाइम में ब्यास। ठीक है, और एक और है सदानीरा, जो कि प्रेजेंट टाइम में गंडक है। तो इतने नामों में से ये जो लाइन से जो है ये यहाँ से वितस्ता से शुरू होकर के सदानीरा तक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, क्योंकि जो हमारे देश में पंच नद हैं, ठीक है, 5 नदियाँ हैं, वो यही नदियाँ हैं जो है झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास। तो इसलिए इसको याद रखना जरूरी है। उसके बाद एक और है सदानीरा, थोड़ा नाम ही ऐसा है कि आपको इसको जानना जरूरी है। सदानीरा मतलब जिसमें हमेशा जल रहता है, वो है गंडक। ठीक है, तो इन नदियों के नाम आप याद रखेंगे। ठीक है, बाकी आप अगर आप याद कर पाओ तो ठीक है, वरना आप आसानी से इसको छोड़ सकते हो। ठीक है, चलिए भारतीयों को लोहे का ज्ञान ईसा पूर्व 8वीं सदी में प्राप्त हुआ, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, उसके बाद ये यहाँ पे व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को पड़ी कहा जाता था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, एग्जाम में अगर आ जाए कि वैदिक काल में व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता था, तो उसका उत्तर होगा पड़ी, यानी कि पड़ी। ठीक है, चलिए अगला कौन सा है, लेन देन में वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ऋण देकर ब्याज लेने वाले को वेकनाट, जो कि प्रेजेंट टाइम में सुदकोर कहा जाता था। ठीक है, तो ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप याद रखोगे तो अच्छी बात होगी। ठीक है, क्योंकि इसके एग्जाम में आने की संभावना 40 से 50% है। ठीक है, कि ऋण देकर के ब्याज देने वाले को वैदिक काल में क्या कहते थे, वेकनाट, यानी कि सुदखोर। ठीक है, उसके बाद है मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में अग्नि की पूजा की जाती थी। ठीक है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ऋग्वेद में उल्लिखित नदियों में सरस्वती सबसे पवित्र मानी जाती थी। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है। ठीक है, गंगा, यमुना, सरस्वती या फिर झेलम, कुछ भी दे सकता है। तो ध्यान रहे सबसे पवित्र मानी गई है सरस्वती। ठीक है, सबसे पवित्र कौन सी मानी गई है, वो है सरस्वती। उसके बाद ऋग्वेद में गंगा का 1 बार, यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है। ठीक है, तो ये भी एग्जाम में पहले आता था, अभी तो क्वेश्चन में नहीं आ रहा है, बट आप जानेंगे तो बहुत अच्छी बात रहेगी। ठीक, कि जो गंगा नदी इतनी फेमस नदी है, वो ऋग्वेद में सिर्फ और सिर्फ 1 बार उसका उल्लेख हुआ है। ठीक है, सिर्फ 1 बार। ठीक है, उसके बाद जो यमुना नदी है उसका उल्लेख हुआ है 3 बार। ठीक है,
तो ये जानेंगे तो बहुत अच्छी बात रहेगी। इसमें सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है, ठीक है, सिंधु नदी के बारे में, ठीक है, ज़्यादा उल्लेख हुआ है उसमें। चलिए, उसके बाद उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे, ठीक है। तो ये एग्जाम में आ सकता है कि उत्तर वैदिक काल में सबसे प्रिय देवता कौन हो गए थे, तो वो हो गए थे प्रजापति, ठीक है, प्रजापति। ये किस समय की बात हो रही है, उत्तर वैदिक काल की बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे विष्णु के तीन पगों की कल्पना का विकास उत्तर वैदिक काल में हुआ, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है, कि राजसूय यज्ञ किस समय से शुरू हुआ था। ऑप्शन में आ जाएगा सिंधु सभ्यता, ठीक है, और वैदिक सभ्यता, उत्तर वैदिक सभ्यता, मौर्य काल। तो सही उत्तर क्या होगा इसका, सही होगा उत्तर वैदिक काल, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय की बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे थे, ठीक है। तो सबसे बड़ा चेंज जो है उत्तर वैदिक काल का, सबसे बड़ा चेंज यही है कि उत्तर वैदिक काल में जो व्यवसाय था वो जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगा था, ठीक है। वहीं आप देखे होंगे वैदिक काल में वो था कर्म के आधार पर, जैसा आप काम करोगे वैसा आप कहलाओगे, ठीक है। बट उत्तर वैदिक काल में क्या चेंज हो गया, वर्ण व्यवसाय हो गया जन्म के आधार पे, ठीक है। तो ये आपको याद होने चाहिए। उसके बाद देखेंगे हम यहाँ पे कि ऋग्वैदिक कालीन जो देवता थे, ठीक है, देवता का नाम और उनका संबंध क्या था, ठीक है, यानी कि किस चीज़ के लिए उन देवता को माना जाता था या फिर पूजा जाता था, ठीक है। तो जो इंद्र थे वो थे युद्ध का देवता, ठीक है, और वर्षा का देवता। अग्नि जो थे वो थे देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थ जो मत बनाते थे, उसके देवता थे अग्नि, ठीक है। उसके बाद है वरुण, जो है पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता, समुद्र का देवता, विश्वास के नियामक व शासक, सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन व दिन रात का कर्ता, ठीक, ये थे वरुण। उसके बाद है घौ, ठीक है, जो थे आकाश का देवता, जो कि सबसे प्राचीन, ठीक है। मान लीजिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि ऋग्वैदिक कालीन देवताओं में सबसे प्राचीन कौन थे, ऑप्शन में इंद्र, अग्नि, वरुण और घौ रहेगा, तो सबसे सही कौन सा है, ये है घौ, ठीक है। आगे क्या दिया है, सोम, सोम जो देवता थे वो थे वनस्पति देवता। फिर है उषा, वो थे प्रगति एवं उत्थान के देवता। फिर है अश्विन, ठीक है, वो थे विपत्तियों को हराने वाले देवता। उसके बाद थे पूषण, ठीक है, पशुओं का देवता। उसके बाद थे विष्णु, वो थे विश्व के संरक्षक एवं पालन करता। उसके बाद थे मरुत, यानी कि आंधी तूफान का देवता। तो इतने सारे देवता थे, ठीक है, और उनका संबंध किस चीज़ से था वो यहाँ पे दिया हुआ है। आपको मोटी मोटा बस ये जानना है कि इंद्र के बारे में जानना है, ठीक है। और यहाँ पे ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थ जो कराते थे वो कौन से देवता थे, तो वो थी अग्नि, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, इंद्र इम्पोर्टेंट है, अग्नि इम्पोर्टेंट है, उसके बाद ये घौ इम्पोर्टेंट है, उसके बाद ये है पूषण इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये इंद्र, अग्नि, घौ और पूषण मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बाकी आप याद कर पाओ तो सो फार सो गुड, ठीक है। बट ये चार तो आपको पता होना चाहिए कि वो किस लिए है, जिसमें से आपको ये और ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और ये तो इम्पोर्टेंट साथ में है ही, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। उत्तर वैदिक काल में हल को सिरा व हल रेखा को सीता कहा जाता था, ये हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान मुद्रा की इकाई थी और सिक्कों के चलन का कोई प्रमाण नहीं मिलता है, ठीक है। उस समय उत्तर वैदिक काल में सिक्के नहीं थे, बट किसी चीज़ को मान लिया जाता था और उसी को एज ए मतलब व्यापार के रूप में यूज किया जाता था, ठीक है। तो अगर यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्या आ जाएगा कि उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान क्या थे, ठीक है, निष्क और शतमान क्या थे। और प्रश्न में आ जाएगा वेद थे, मतलब सेना की टुकड़ी थी, या फिर कोई एक जाति था, या फिर ये था सिक्का, ठीक है, यानी कि मुद्रा। तो सही उत्तर क्या होगा, निष्क और शतमान जो थे वो थे मुद्रा, ठीक है। ये याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। उसके बाद है सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है, ठीक है। अभी हमने जो पीछे पढ़ा है, ठीक है, जो सभी दर्शन के बारे में पढ़ा है, ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकता है कि सबसे प्राचीन दर्शन इसमें से कौन सा है, ठीक है। तो वो है
सांख्य दर्शन, ठीक है, जिसके प्रवर्तक है कपिल जी, ठीक है। तो ये यहीं पे कह रहा है सांख्य जो दर्शन है सबसे प्राचीन दर्शन है, ठीक है। इसके अनुसार मूल तत्व 25 है, जिनमें प्रकृति पहला तत्व है। तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ये ध्यान देना है कि सबसे प्राचीन जो है दर्शन वो है सांख्य, ठीक है। सबसे प्राचीन दर्शन है सांख्य, ओके। चलिए, सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद, ठीक है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन तो एग्जामों में बहुत ज़्यादा भर भर के आए हैं, ठीक है, कि सत्यमेव जयते वो किससे लिया गया है, ठीक है। तो उसका उत्तर होगा मुंडकोपनिषद, ठीक है, मुंडकोपनिषद से। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना फूटी नाव से की गई है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट उतना नहीं है। ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी में राजाओं के उपयुक्त यज्ञ वेदी बनाने के लिए आप स्तंभ व्यवहारिक ज्यामिति की रचना की। ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। गायत्री मंत्र सावित्री नामक देवता को संबोधित है, जिसका संबंध ऋग्वेद से है। लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की, ठीक है। तो यहाँ से इम्पोर्टेंट लाइन ये है कि गायत्री मंत्र जो है वो किस वेद में है, ठीक है। तो उसका उत्तर होगा ऋग्वेद में है, ठीक है। ये हो गया। ये क्वेश्चन और आ सकता है कि गायत्री मंत्र जो है उसको मतलब उसका रचना किसने किया था, तो उसके रचना किए थे विश्वामित्र जी, ठीक है, जिसके बारे में हमने ऊपर पढ़ा है कि ये उदार थे, ठीक है, ये उदार व्यक्ति थे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। फिर यहाँ पे ये देखिए, श्रद्धा की प्रथा पहल दत्तात्रेय श्रीकी के बेटे निमि ने शुरू की थी। श्रद्धा नहीं, श्राद्ध, श्राद्ध, सॉरी, श्राद्ध, ठीक है। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के बाद जो क्रियाक्रम होता है उसको बोलते हैं श्राद्ध, ठीक है। तो इसकी शुरुआत सबसे पहले किसने की थी, वो किए थे ये जो दत्तात्रेय है, ऋषि हैं, इनके जो बेटे थे जिनका नाम निमि है, इन्होंने शुरू किया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 20% इंपॉर्टेंट है बस, कि श्राद्ध का शुरुआत किसने किया था, ठीक है। तो उसका उत्तर होगा निमि, ठीक है। फिर उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए हो सकता है कि उत्तर वैदिक काल में, ठीक है, किस शहर में सर्वप्रथम पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था, ठीक है। तो उसका उत्तर होगा कौशाम्बी नगर, ठीक है, कौशाम्बी नगर। उसके बाद है महाकाव्य दो है, महाभारत और रामायण, ठीक है। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है, ठीक है। ये एग्जामों में भर भर के आया है कि महाभारत का पुराना नाम क्या है, क्या है। तो ये होगा जय संहिता, ठीक है। महाभारत का पुराना नाम क्या है, वो है जय संहिता। ये आप हमेशा हमेशा अपने दिमाग में रखिएगा, ठीक है। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है, ठीक है। गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ है, ठीक है। तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको छोड़ सकते हो। उसके बाद है दर्शन विचारधाराएं, ठीक है। दर्शन विचारधाराएं मतलब जो जो अभी तक हमने दर्शन पीछे देखा है, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, वेदांत, तो उसके बारे में वो डिटेल में यहाँ पे बता रहा है, ठीक है। वैसे हमें डिटेल्स में जानने की कोई ज़रूरत नहीं है उतना, बट फिर भी एक दो ऐसे हैं जो दर्शन जिसके हमें बारे में जानना चाहिए कि उसमें क्या दिया हुआ है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन वैसे भी आ सकता है, ठीक है, कि ये जो क्वालिटी है वो किस दर्शन का है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको थोड़ा सा हल्का सा फास्ट रूप में देखेंगे, जल्दी जल्दी में, ठीक है। रूढ़िवादी विचारधारा, ठीक है। इस संप्रदाय के प्रस्तावक वेदों की प्रामाणिकता पर सवाल नहीं उठाते थे। इनके अनुसार वेद मोक्ष का रहस्य छिपाए सर्वोच्चतम प्रकाशित धर्म ग्रंथ है। 6 उपसंप्रदायों सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत को षड दर्शन कहा जाता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ से कुछ भी नहीं है एग्जाम के लिए हमारे, ठीक है। और यहाँ पे ये जो चार्ट दिया हुआ है, ठीक है, अभी जो हमने पीछे पढ़ा है, ठीक है, ये चार्ट आप छोड़ दीजिए, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ये जो चार्ट हमने पीछे पढ़ा है ये वही सेम चार्ट है, ठीक है। फिर ये देखिए, यहाँ पे बस ये बता रहा है कि ये जो सांख्य दर्शन है वो बौद्ध धर्म से है, ये योग जो है वो जैन धर्म से है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। बट हाँ, अगर आपको याद रखना है, जानना है, तो आप इसको देख सकते हो एक बार, ठीक है। बट मैं नहीं कहूँगा, ठीक है, क्योंकि ये जो देखिए नीचे का उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ऊपर का थोड़ा सा है, तो आप चाहो तो याद रख सकते हो, ठीक है। सांख्य जो है बौद्ध धर्म, योग है जैन धर्म से, और जो न्याय है वो है लोकायत से, ठीक है। चलिए, उसके बाद
ये देखिए सांख्य विचारधारा, ठीक है। सांख्य दर्शन शास्त्र की प्राचीनतम विचार पद्धति है। सांख्य का शाब्दिक अर्थ है गिनना। इस विचारधारा के अनुसार बाह्य प्रभाव या कारक नहीं बल्कि आत्मज्ञान ही मोक्ष की ओर ले जाता है, ठीक है। तो इसलिए मैं बोला हूँ कि एग्जाम में ऐसे आ सकता है कि कौन सा जो ये है आपका दर्शन है वो ये बताता है कि आत्मज्ञान ही मोक्ष की ओर ले जाता है, ठीक है। एग्जाम में आ जाए कि कौन सा दर्शन ये बताता है कि आत्मज्ञान ही मोक्ष की ओर ले जाता है, तो वो होगा कौन सा, सांख्य, ठीक है, सांख्य। उसके बाद आगे चलते हैं। बस ये यहाँ पे बस पढ़ने के लायक है, कुछ भी हमारे इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के लिए, ठीक है। उसके बाद आइए योग विचारधारा, ठीक है। तो ये देखिए योग विचारधारा में ऐसा कुछ भी नहीं है, आप इसको यहाँ से यहाँ तक पढ़िए, ठीक है। इसमें कुछ भी हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। फिर आगे आइए यहाँ पे न्याय विचारधारा, ठीक है। ये देखिए इसमें मुक्ति पाने के लिए तर्कपूर्ण चिंतन पर विश्वास किया जाता है, ठीक है। अगर आपको ये पूछ दे, ठीक है, कि कौन सा ऐसा मतलब दर्शन है जिसमें तर्कपूर्ण चिंतन पर विश्वास किया जाता है, तो वो होगा न्याय दर्शन, ठीक है। यानी कि भाई जब दो लोगों के बीच में बात होगा तर्कपूर्ण तरीके से तभी तो पता चलेगा ना कि किसके न्याय सही होगा, ठीक है। समझ रहे हो, कोर्ट में देखते हो ना वकील दोनों पक्ष की सुनता है, ठीक है, फिर न्याय देता है। तो वही तर्कपूर्ण चिंतन पर विश्वास किया जाता है कौन से दर्शन में, न्याय दर्शन में, ठीक है। उसके बाद ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर वैशेषिक विचारधारा, यह विचारधारा ब्रह्मांड की भौतिकीयता में विश्वास करती है, ठीक है। वही जो भी मैंने पीछे बताया था ना कि ये वैशेषिक जो दर्शन है महर्षि करात का, उसमें पदार्थ अणु परमाणु के बारे में बताया गया है, तो उसी को यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा है ये, ठीक है। उसके बाद है मीमांसा विचारधारा, ठीक है। यहाँ पे भी तर्कपूर्ण चिंतन की बात कर रहा है, ठीक है। तर्कपूर्ण चिंतन ये, लेकिन ये नॉर्मल मैटर में कर रहा है, ठीक है। और जो इससे पहले जो हमने न्याय वाले में देखा था वो एक स्पेसिफिक न्याय के बारे में तर्कपूर्ण चिंतन की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये इतना इम्पोर्टेंट यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो इसे वेदों के द्वारा नियत सभी कर्तव्यों की पूर्ति करनी होगी, ठीक है। यहाँ पे पूरा डिटेल उसको एक्सप्लेन कर रहा है जो कि हमारे एग्जाम के लिए बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये वेदांत विचारधारा, ठीक है। वेदांत विचारधारा इस दर्शन के आधार का निर्माण करने वाले प्राचीनतम ग्रंथ बादरायण द्वारा लिखित ब्रह्म सूत्र या वेदांत सूत्र थे, ठीक है, वेदांत सूत्र थे। उसके बाद आगे चलते हैं। इस दर्शन के अनुसार ब्रह्म ही इस जीवन की वास्तविकता है, से सभी बातें मिथ्या या माया है। इसके अनुसार स्व का ज्ञान हो जाने पर वह स्वतः ही ब्रह्म की अनुभूति कर मुक्ति को प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। यह तर्क ब्रह्म तथा आत्मा की अविनाशी तथा आत्मा को अविनाशी तथा शाश्वत बना देता है, ठीक है। ये भी हमारे एग्जाम के लिए कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं रखता है, ठीक है। उसके बाद नास्तिक विचारधारा, ये वेदों की मौलिकता पर विश्वास नहीं करते हैं और भगवान के अस्तित्व पर प्रश्न खड़े करते हैं। ये 5 उपधाराओं में विभाजित हैं, बौद्ध, जैन, लोकायत, अज्ञान और आजीविक, ठीक है। ये भी हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। आगे चलिए लोकायत दर्शन, ठीक है, यानी कि चारवाक विचारधारा, ठीक है। बृहस्पति ने इस विचारधारा की नींव रखी है, ठीक है। तो ये आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जो लोकायत दर्शन है यानी कि चारवाक जो विचारधारा है उसके जो नींव रखे थे वो कौन रखे थे, ठीक है। तो वो होंगे बृहस्पति, ठीक है, याद रहे बृहस्पति चारवाक विचारधारा के नींव रखने वाले हैं। उसके बाद है इसकी चर्चा वेदों तथा बृहदारण्यक उपनिषद में भी मिलती है। इसके अनुसार ब्रह्मांड में केवल 4 तत्व हैं, अग्नि, पृथ्वी, जल तथा वायु, ठीक है। इस विचारधारा के समर्थक आकाश की गणना 5 आधारभूत तत्वों में नहीं करते हैं क्योंकि यह मनुष्य के अनुभूति से परे है। इस विचारधारा के अनुसार इस विश्व के परे कोई अन्य जगत नहीं है, इसलिए मृत्यु मानव का अंत है तथा सुख भोग ही मानव जीवन का चरम लक्ष्य होना चाहिए। इसलिए उन्होंने खाओ पियो और मस्त रहो के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, ठीक है, खाओ पियो और मस्त रहो। तो यहाँ से यहाँ तक पढ़ने में आपको बस यहाँ से एग्जाम में यही आएगा, ठीक है, कि कौन सा दर्शन ये कहता है कि खाओ पियो और मस्त रहो, ठीक है। तो वो ये कहता है चारवाक विचारधारा, ठीक है। इनका ये मानना है कि हमारे लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं है कि मतलब भला ये करो तो सही है बुरा मत करो, ठीक है। ये जो चारवाक विचारधारा है इनका बस सिंपल सा मानना है कि इनका एक फेमस कहावत है कि आप भले ही घी आप उधार मांग के पियो
लेकिन उधार मांग करके पी लो, आप मर जाओगे, वो उधार फिर कोई चुकाएगा नहीं, आप अपनी लाइफ अच्छे से घी पी करके मतलब खुशी से जियोगे। ठीक है, तो जितने भी दिन जियो खुशी से मस्ती से जियो। ठीक है, ये विचारधारा किसकी है? वो है चारवाक विचारधारा। ठीक है, भले ही घी पियो, उधार लेके पियो, मस्त मतलब जितना दिन जियो ना मस्त होकर के जियो। ठीक है, तो ये मानना है चारवाक विचारधारा का। तो ये एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, कि खाओ पियो और मस्त रहो विचारधारा किसकी है? तो वो है चारवाक दर्शन की। ठीक है, उसके बाद है अज्ञान। ठीक है, कट्टरपंथी संशयवाद में विश्वास करते थे। इनके अनुसार ज्ञान प्राप्त करना असंभव है, यदि यह संभव भी है तो मोक्ष प्राप्ति के लिए व्यर्थ है। इसका विश्वास था कि अनभिज्ञता सर्वोत्तम है, इंपॉर्टेंट नहीं है। आजीवक, इसकी स्थापना मक्खली पुत्र गोसाल द्वारा ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में की गई थी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि ये जो आजीवक जो संप्रदाय थे, ठीक है, इनके जो स्थापना जो किए थे उनका नाम क्या था? तो वो था मक्खली पुत्र गोसाल। ठीक है, मक्खली पुत्र गोसाल आजीवक संप्रदाय के संस्थापक हैं ये। ठीक है, मक्खली पुत्र गोसाल। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट लाइन हो जा रहा है। उसके बाद ये बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म के विपरीत कर्म के सिद्धांत में विश्वास नहीं करते थे। ठीक है, ये भी हमारे वनडे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये हमारे यूपीएससी या फिर पीसीएस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लाइन है। ये कर्म को भ्रामक मानते हैं। इसने बौद्ध एवं जैन धर्म के समान वेदों की सत्ता को नकारा था। उत्तर प्रदेश में श्रावस्ती आजीविकों का प्रमुख केंद्र था। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे फिर से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है यूपी से रिलेटेड किसी भी एग्जाम के लिए। ठीक है, कि आजीविकों का जो प्रमुख केंद्र था वो उत्तर प्रदेश में कहाँ पे था? ठीक है, तो सही उत्तर क्या होगा? श्रावस्ती। ठीक है, श्रावस्ती, ये इंपॉर्टेंट है यूपी से किसी भी एग्जाम के लिए। ठीक है, उसके बाद है आजीवक संप्रदाय के मानने वाले निराकार आत्मा की अवधारणा के विपरीत आत्मा के भौतिक रूप में विश्वास करते हैं। ठीक है, ये भी वनडे एग्जाम के लिए नो इम्पोर्टेंस। बिंदुसार इसके अनुयायी थे। अशोक 7वें स्तंभ के राजादेश में आजीवकों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, देखिए अगर ये पूछेगा कि कौन से मतलब राजा आजीवक संप्रदाय के फॉलोअर्स थे तो वो हो जाएगा बिंदुसार। ठीक है, अशोक के स्तंभ के बारे में ये उतना उल्लेख सही ये इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, बस ये आपको ध्यान देना है कि आजीवक संप्रदाय के फॉलोअर या फिर उसको कौन मानता था, कौन सा राजा? तो बिंदुसार। ठीक है, बिंदुसार। ठीक है, आजीवक संप्रदाय को मानता था, उसको फॉलो करता था। ठीक है, उसके बाद नोट में क्या दिया है? वेदांत दर्शन में उपनिषद, भागवत गीता एवं ब्रह्मसूत्रों को ज्ञान का प्रमुख स्रोत माना जाता है। इन तीनों ग्रंथों को सामूहिक रूप में प्रस्थान त्रयी कहा जाता है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से शुरू होता है महाजनपदों का उदय। ठीक है, तो यहाँ से हम आपको आपके अगले वीडियो में डिटेल्स में बताएंगे। ठीक है, महाजनपदों का उदय। ठीक है, फिर उसके बाद जैन धर्म और बौद्ध धर्म। ठीक है, उसके लिए हम एक और अगला वीडियो लेके आएंगे। ठीक है, लेक्चर नंबर 5। ठीक है, तो अगर आपको इसके बारे में जानना होगा डिटेल से फिर तो आप हमारे लेक्चर नंबर 6 को देख सकते हैं। ठीक है, हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, नहीं तो फिर लंबा वीडियो। तो इसी के साथ जो आप लेक्चर नंबर 5 को अगर देखना होगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, ताकि हम जब ये वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको पता चल जाए। ठीक है, चलिए अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को ठीक है सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए और दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में महाजनपद का उदय के साथ। ठीक है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। ठीक है, अपने एग्जाम के प्रोसेस पे ध्यान दीजिए। ठीक है, रिजल्ट के बारे में मत सोचिए। ठीक है, रिजल्ट इज़ द बाई प्रोडक्ट ऑफ प्रोसेस। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।